डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस पर। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो 11th का है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसके बारे में बात कर रहे थे। तो उसमें हम लोग कुछ बेसिक नेम्स उसके पढ़े हैं, जो उसमें टॉपिक हैं उनको हमें पढ़ना होता है, उसके बारे में नाम पढ़े थे और कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी। आज हम लोग उसमें से एक टॉपिक को पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं मैटर। तो पदार्थ हिंदी में बोला जाएगा पदार्थ, इंग्लिश में मैटर, इसी को द्रव्य भी बोलते हैं। तो मैटर की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होगी? पदार्थ वह होता है जो कोई स्थान घेरे और उसका कुछ अपने आप में द्रव्यमान हो। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और उसका कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ भार होता है, कुछ वेट होता है, उसे हम बोलते हैं पदार्थ या मैटर। तो मैटर को आज हम क्लासिफाइड करेंगे। दो तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है, एक केमिकली और एक फिजिकली। मैटर दो तरीके से क्लासिफाइड करेंगे। फिजिकल स्टेट होती है उसकी, एक केमिकल स्टेट। अब मैटर की जो फिजिकल स्टेट होती है उसमें से कुछ आपने सुना होगा, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा भी कुछ स्टेट्स होती हैं, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। इसके अलावा भी कुछ दो स्टेट्स प्रेजेंट होती हैं जिसे हम बोलते हैं फर्मियोनिक कंडेंसेट, एक होता है क्वार्ट्ज, ग्लूऑन, प्लाज्मा। ये टोटल स्टेट होती हैं। तो धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और धीरे धीरे नई स्टेट की डिस्कवरी हुई। तो जैसा कि हम फर्स्ट वीडियो में बात किए थे, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, समय के साथ साथ नई चीज़ों की इन्वेंशन होती है, उनके बारे में कुछ नए तथ्य पता चलते हैं। तो आज हम उन्हीं सभी तथ्यों के बारे में बात करेंगे। जैसे सॉलिड है, सॉलिड होता क्या है? सॉलिड किसी भी पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स, आयंस या एटम्स एक फिक्स्ड पोजीशन पर प्रेजेंस होंगे। जैसे ये कोई एक क्रिस्टल बनाया है, इस क्रिस्टल में एटम हो या मॉलिक्यूल हो या कोई भी आयन हो, इनकी पोजीशन फिक्स होगी। इनकी पोजीशन फिक्स होने की वजह से इनका वॉल्यूम भी फिक्स होगा और इनकी शेप भी फिक्स होगी। तो यहाँ से दो पॉइंट हमें मिलते हैं कि इसकी शेप कांस्टेंट होती है, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इसके अलावा इसके जो पार्टिकल्स हैं इनका मूवमेंट जीरो होता है, ये मूव नहीं कर सकते जब सॉलिड स्टेट में हैं। ठोस अवस्था के रूप में वो प्रेजेंट हैं, तब तक वो मूव नहीं कर सकते। परंतु इन्हें टेम्परेचर दिया जाए या कोई फोर्स लगाया जाए तो इनके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, अपनी एक फिक्स्ड पोजीशन पर वाइब्रेट कर सकते हैं, बट अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर सकते। ये हम लोग सॉलिड के बारे में समझते हैं। गैस के बारे में क्या होता है? गैस के पार्टिकल्स किसी भी एक फिक्स पोजीशन पर नहीं होंगे, जिस वजह से वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जैसे हमने बात की, ये एक मॉलिक्यूल है या एटम है, ये एक रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा।
लिक्विड में कोई भी पार्टिकल रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा, बट एक पर्टिकुलर शेप के अंदर, एक पर्टिकुलर लेयर के अंदर। सपोज जैसे कोई एक गिलास है या कोई भी एक जार वगैरह लिया है हमने, फ्लास्क, उसमें जो वाटर है उसकी एक अपर लेयर है, तो उसके जो मॉलिक्यूल हैं अपर लेयर को पार करके ऊपर नहीं जाएंगे जब तक वो लिक्विड स्टेट में है तब तक। यदि वो गैस के फॉर्म में या वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो अपर सरफेस से ऊपर चला जाएगा। तो इसी बाउंड्री के अंतर्गत किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। अब हम बात करें इसकी शेप की, तो इसकी शेप कोई फिक्स्ड नहीं होती है। वाटर को आप जिस वेसल्स में, जिस बर्तन में डालोगे वो उसी का रूप धारण कर लेगा। जैसे आपने गिलास में डाला पानी, गिलास का रूप ले लेगा, बोतल में डाला, बोतल का रूप ले लेगा। इस तरीके से हम लोग ये समझते हैं कि इसकी शेप फिक्स्ड नहीं है। शेप कैन नॉट बी कांस्टेंट। अब बात करें हम इसके वॉल्यूम की। वाटर का वॉल्यूम फिक्स होता है। यदि आपने 200 ml वाटर किसी एक फ्लास्क में डाला है तो वो 200 ml ही है। अगर आपने गिलास में डाल दिया तो गिलास में भी उतना ही है, बोतल में डाला तब भी उतना ही है, तो उसका वॉल्यूम फिक्स होगा हमेशा। उसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, ये बात हम समझ चुके हैं। अब हम बात करें गैस के बारे में। गैस क्या है? गैस के पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव करेंगे, कहीं भी मूव कर सकते हैं, बट यहां कोई एक बाउंड्री नहीं होगी कि इसी भी बाउंड्री के अंदर एनवायरनमेंट में कहीं भी गैस के पार्टिकल मूव कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर इतना बड़ा है, कहीं भी, तो इसका मूवमेंट रैंडम होगा। पार्टिकल्स का मूवमेंट रैंडम होगा। इसके अलावा इसकी शेप फिक्स्ड नहीं होगी, इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा। अगर आप गैस को सिलेंडर में भरते हो तो सिलेंडर की शेप ले लेगा, बलून में भरते हो बलून की शेप ले लेगा, तो उसकी शेप भी फिक्स नहीं है। इसके अलावा उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। यदि आपने गैस को कंप्रेस किया है तो वह कंप्रेस होने के बाद रिड्यूस हो जाएगा उसका वॉल्यूम। यदि आपने उसे हीट दी है तो फैल जाएगा, तो आयतन परिवर्तित हो सकता है गैस का। इतनी बात समझ में आई। अब बात करें हम इनके इंटरचेंज की। आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। यदि हम हीट दें तो सॉलिड में जो पार्टिकल फिक्स पोजीशन पर प्रेजेंट हैं, इनके पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाता है, इनके पार्टिकल्स का वाइब्रेशन बढ़ेगा, और जैसे ही इनके पार्टिकल में वाइब्रेशन होगा इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। जैसे ही आप काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ाओगे तो इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कि वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से भी ज़्यादा होगी। जब पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी, तो यह अपनी पोजीशन को छोड़कर चला जाएगा। इसी प्रकार एक के बाद एक मॉलिक्यूल्स या आयंस अपने स्थान को छोड़कर चले जाएंगे। इस तरीके से वह सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग समझ सकते हैं इतनी बात कि जो सॉलिड है यदि हम इसे टेम्परेचर दें लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड का यदि हम टेम्परेचर रिड्यूस कर दें, मिनिमम टेम्परेचर पर ले जाएं, तो वह सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से जो लिक्विड है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं और गैस को लिक्विड में। यदि लिक्विड को हीट दी जाए गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हीट रिड्यूस कर दी जाए तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम प्रेशर का भी यूज कर सकते हैं। यदि आप एक मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई करो किसी भी गैस के वेसल पर, तो वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पास आ जाते हैं। रैंडमली जो मूव कर रहे होते हैं वो एक दूसरे के नियरेस्ट आ जाएंगे, जिस वजह से उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने की वजह से
उसकी स्टेट भी परिवर्तित हो जाएगी, वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये तो बात थी 3 स्टेट की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा भी जो स्टेट होती हैं उनके बारे में कम ही हमने सुना होता है या छोटी क्लासेस में इतना अच्छे से पढ़ने को नहीं मिलता है। तो आज हम बात करते हैं प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, फर्मियोनिक कंडेंसेट, क्वार्ट्ज ग्लूऑन प्लाज्मा। क्या है प्लाज्मा? प्लाज्मा एक गैस का ही फॉर्म है, बट वो गैस आयनिक फॉर्म में होती है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, रफ कर देते हैं। सपोज ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर होता है और इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है एयर्स, हवा, एयर प्रेजेंट होगी जिसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रेजेंट हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ETC। डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं, नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट होंगी एटमॉस्फेयर में। अब बात ये आई क्यों हम प्लाज्मा में से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि प्लाज्मा एक गैसेस का ही फॉर्म है, जिसे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा कि प्लाज्मा कैसे कन्वर्ट होता है और कैसे हमारे डेली लाइफ में हमें देखने को मिलता है। आपको पता होगा जो क्लाउड होता है वो एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट होता है, यानी कि बादल कहाँ प्रेजेंट होंगे? एटमॉस्फेयर में, यहाँ कहीं क्लाउड। जैसे ही एयर्स में मूवमेंट होता है, हवाएं चलती हैं, तो उस टाइम पर जो क्लाउड हैं एक दूसरे के ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे से फ्रिक्शन करेंगे और जैसे ही फ्रिक्शन होगा उनके बीच में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और जिस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये गैसेस आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। जो गैस यहाँ पर प्रेजेंट है ये आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे सपोज O2 प्रेजेंट है, O2 प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगी तो O2 आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। इसी तरीके से नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी, ये N2 प्लस में और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगी। जितनी भी गैसेस होंगी वो आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसी वजह से यहाँ पर एक स्टेट का जनरेशन होगा जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। अब प्लाज्मा का काम क्या है, क्या यूज है उसका? यहाँ पर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जनरेट हुई है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हुई है वो हमारी अर्थ सरफेस की ओर मूव करती है। जैसे आपने जनरली सुना होगा बिजली गिरती है, हमारे आसपास कई ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं बरसात के मौसम में कि बिजली गिरती है, तो उस टाइम पे जो यहाँ एयर है वो एयर आयंस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, यानी कि किसका रूप ले लिया उसने? प्लाज्मा का। तो उस प्लाज्मा की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को एक पाथ यहाँ पर मिल गया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आयंस या इलेक्ट्रॉन की वजह से ही मूव कर सकती है। तो यहाँ पर आयंस जनरेट हुए हैं, उन आयंस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आएगी जिसको हम फील कर सकते हैं। हमारे आसपास कई ऐसी सारी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी अर्थ की ओर मूव करने लगेगी तो यहाँ एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है नेचुरली एनवायरनमेंट हाई वोल्टेज की वजह से बना है। हाई वोल्टेज आप प्रोवाइड कराओगे गैस को तो वह आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और आयनिक फॉर्म की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी अर्थ की ओर। सीधी बात, आप एक शब्द में एक लाइन में समझ सकते हो, गैसेस के आयनिक फॉर्म को ही हम प्लाज्मा बोलते हैं। कई एग्जाम्पल आपको अपने चारों ओर देखने को मिल जाएंगे, जैसे स्ट्रीट लाइट होती है, बहुत सारे आप बल्ब वगैरह देखते हो, कलर्ड बल्ब, उनमें जो गैस भरी होती है, नियॉन हो, आर्गन हो, कलर्ड गैस होती हैं, वो आयनिक फॉर्म में ही होती हैं। उन आयनिक फॉर्म की वजह से यहाँ पर कलर जनरेट होते हैं। तो बेसिकली वो एक प्लाज्मा स्टेट है जो पदार्थ की अवस्था होती है। अब हम बात करें बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में।
बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसका नाम दो साइंटिस्ट के नाम के आधार पर रखा गया है, बोस और आइंस्टीन। बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। इस कंडीशन में बहुत सारे एटम्स लिए गए। इन एटम्स के साथ हमने कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जिसमें उसके टेम्परेचर को रिड्यूस किया गया। जो टेम्परेचर था उसे रिड्यूस किया है और जो प्रेशर था उसे इंक्रीज किया है, इंक्रीज किया गया। तो उस टाइम पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो एटम हैं, वो एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। तो थोड़ी हम टेम्परेचर और प्रेशर की भी बात करते हैं। जब भी आप टेम्परेचर कम करोगे तो मॉलिक्यूल्स या आयंस एक दूसरे के क्लोज आते हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो दूर जाते हैं। जैसे अभी हम सॉलिड स्टेट में बात किए हैं, तो जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उस टाइम पर मॉलिक्यूल्स या आयंस दूर चले गए। जब आपने टेम्परेचर कम किया तो पास पास आ गए। ऐसे ही अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तब भी एटम्स पास पास आते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर भी कम करेंगे और प्रेशर भी बढ़ाएंगे। दोनों कंडीशन में जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं। अब हम बात करें कितना टेम्परेचर कम करेंगे हम या कितना प्रेशर बढ़ाएंगे। हाई प्रेशर, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम वो बेसल प्रेशर को अटेन कर सकता है उतना प्रेशर हम अप्लाई करेंगे। और टेम्परेचर कम से कम 1000 डिग्री माइनस में ले जाएंगे, माइनस 1000 से भी नीचे तक जा सकते हैं। तो इस कंडीशन में होगा क्या, जैसे ही हमने टेम्परेचर कम किया या प्रेशर बढ़ाया तो उस कंडीशन में ये जो मॉलिक्यूल्स है या एटम है एक दूसरे के क्लोज आने लगेंगे, बहुत ज़्यादा क्लोज आने लगेंगे। तो एक पार्टिकल का फॉर्मेशन होगा, उस पार्टिकल को हम बोलेंगे बोसॉन, बोसॉन्स। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स फॉर्म्ड होंगे। उन सभी पार्टिकल्स की वजह से पदार्थ की एक नई अवस्था क्रिएट होगी जिसे हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दो कंडीशन याद रखोगे, टेम्परेचर रिड्यूस करना है और प्रेशर अप्लाई करना है। अब हम बात करेंगे फर्मियोनिक कंडेंसेट के बारे में। फर्मियोनिक कंडेंसेट प्लाज्मा की तरह ही फर्मियोनिक कंडेंसेट होता है। बस इसमें एक बात याद रखोगे, यहां -100 डिग्री सेल्सियस तक, सॉरी, प्लाज्मा में आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे थे, लेकिन यहां थोड़ी कंडीशन अलग है। फर्मियोन की कंडीशन में आप टेम्परेचर को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कि कितना टेम्परेचर बढ़ाना है। ये एंशिएंट टाइम से ही एक थ्योरी पढ़ी जाती है, बिग बैंग थ्योरी, जिसमें बहुत सारे स्टार का क्रिएशन हुआ है, हमारी अर्थ का क्रिएशन हुआ है, जिसमें एक गोला रहा है या जिसे हम आज सूरज बोलते हैं, वो एक टूटा होगा, फटा होगा। उस टाइम पे कुछ ग्रह का निर्माण हुआ है, तो धीरे धीरे वो ठंडा होते गए, कूल होते गए और वहाँ पर लाइफ पॉसिबल हुई। तो उसी से रिलेटेड ये एक स्टेट है। जैसे सन है, सन में जो हीलियम या हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है तो वो इसी स्टेट में प्रेजेंट होंगी, फर्मियोनिक कंडेंसेट स्टेट में। यहां भी कंडेंसेट लिखा है, यहां भी कंडेंसेट लिखा है। इसका मतलब क्या है, यहां पर आप टेम्परेचर कम कर रहे थे, लेकिन यहां पर टेम्परेचर कम नहीं होना है, यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। जैसे स्टार्स हैं, इनमें मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। हमारा सन है, उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर होता है।
तो जब एक आयोनाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स, तो उसे हम बोलते हैं फर्मियोनिक कंडेंसेट। और मैक्सिमम टेम्परेचर एक फ्लूइड का रूप ले लेते हैं। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। जैसे सोडियम है, सोडियम को आप एक बेसल में रखो, एक्सपेरिमेंटली ये सब प्रूव किया गया है। बेसल में आप रखोगे, उसे बहुत ज़्यादा कूल कीजिए। कूल करने के बाद उस पर लेज़र लाइट डालिए। लेज़र लाइट इतनी हीट जनरेट करती है कि उसकी वजह से एक बॉडी राख हो सकती है, जल सकती है। तो लेज़र लाइट में इतनी हीट जनरेट हुई जिस वजह से सोडियम के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, उसमें से निकल गए। इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से उसमें कुछ चेंजमेंट आया, उसकी जो बाहरी कक्षाएं थीं वो रप्चर हो गई, टूट गई, बेकार हो गई। इसके बाद उसे बहुत ज़्यादा कूल किया गया तो उसका जो नेचर था वो डीनेचर हो गया, उसका नेचर ही ख़त्म हो गया, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। तो फर्मियोनिक कंडेंसेट में किसी भी गैस या किसी भी सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका खुद का नेचर ख़त्म हो जाता है, यानी कि वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं। इस प्रकार से एक स्टेट जनरेट होगी जिसे हम बोलते हैं फर्मियोनिक स्टेट। इसके लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल है सुपर फ्लूइड हीलियम 3। सुपर फ्लूइड का मतलब क्या होता है? ऐसे फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी 0 हो, जिनमें श्यानता बिल्कुल भी नहीं होगी। और आपको इतना भी पता होगा कि हीलियम कोई लिक्विड नहीं है। हीलियम किस फॉर्म में पाई जाती है? नेचुरली गैस के फॉर्म में। तो इस गैस को सुपर कोल्ड किया गया होगा। सुपर कोल्ड करने के बाद वह लिक्विड में कन्वर्ट हुई है, और वो ऐसा लिक्विड है जिसकी विस्कोसिटी 0 है। तो सुपर फ्लूइड हीलियम एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका। और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वार्ट्ज ग्लूऑन प्लाज्मा। क्वार्ट्ज ग्लूऑन प्लाज्मा ये भी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की तरह एक सिमिलर फेज है। फर्मियन प्लाज्मा की तरह थी, जबकि ये भी प्लाज्मा की तरह ही एक फेज है, बट इसमें अंतर इतना होगा कि यहाँ कंडीशन अप्लाई कर रहे थे, वहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। जैसे अंतरिक्ष में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर मैक्सिमम कोल्ड, मैक्सिमम सर्दी होगी, जिसे हमारी बॉडी अटेंड नहीं कर सकती, हमारी बॉडी सहन नहीं कर सकती। तो ऐसे पार्टिकल्स जो मिलियंस लो टेम्परेचर पर कंडेंस होंगे उसे हम बोलते हैं क्वार्ट्ज ग्लूऑन प्लाज्मा। मैक्सिमम यानी कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं मिलियंस ऑफ माइनस टेम्परेचर पर, नैनो टेम्परेचर पर, ये सब नैनो साइंस में पढ़ा जाता है। नैनो टेम्परेचर पर क्वार्ट्ज ग्लूऑन जनरेट होता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल है न्यूट्रॉन स्टार। जैसे कोई भी एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और एटम की जो ऑर्बिट होती है वहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन। इससे ये इजेक्ट होंगे। जब बहुत कम टेम्परेचर किया जाएगा तो उस टाइम पे इसकी जो नेचर है वो ख़त्म हो जाएगा और ये इजेक्ट होने लगेंगे। इसके इजेक्शन की वजह से, इसके निकलने की वजह से, इमिट होने की वजह से इसका नेचर ख़त्म, और जो न्यूट्रॉन है ये अपने चारों ओर एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेंगे, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार, जो नेचुरली स्टार की तरह दिखाई देता है, जिसे हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आई होगी। आज हम लोग
फिजिकल स्टेट के बारे में बात की है, इसके बाद हम केमिकली उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। अब हम बात करते हैं केमिकल। रासायनिक रूप से मैटर को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। एक होगा प्योर और एक होता है मिक्सचर। जो प्योर है वो भी दो तरीके से क्लासिफाइड किया जाएगा, एलिमेंट एंड कंपाउंड। और एलिमेंट को भी क्लासिफाइड किया जाता है तीन तरीके से। तीन तरीके के एलिमेंट क्लास 10th में भी आपने पढ़े होंगे। एक होते हैं मेटल, एक होती है मेटलॉइड, एक होते हैं नॉन मेटल्स, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। अब हम बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड भी दो तरीके से क्लासिफाइड करेंगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक। प्योर का मतलब होता है उसमें एक ही प्रकार के कोई भी एटम या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, उसके अलावा कोई अदर एटम या अदर मॉलिक्यूल्स उसमें ना हो। जैसे एलिमेंट में हम बात करें मेटल, अगर आयरन की है, आयरन की एक रॉड है कोई, तो उसमें आयरन के अलावा कोई अदर एलिमेंट ना प्रेजेंट हो, उसे हम बोलेंगे प्योर एलिमेंट या प्योर कंपाउंड्स। अब हम बात करेंगे मेटलॉइड। जैसे एग्जाम्पल हमें पता होगा, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये मेटलॉइड होते हैं। तो जितना भी मैटर हमारे पास प्रेजेंट है उसमें इसके अलावा कोई और एलिमेंट प्रेजेंट ना हो तो वो प्योर मेटलॉइड होगा। ऐसे ही नॉन मेटल्स बहुत सारे होते हैं, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ईटीसी। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो कार्बन के द्वारा बने हों, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन आदि से मिलकर बने होंगे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे CH4, C6H12, O6, बहुत सारे हैं जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन के अलावा किन्हीं दूसरे तत्वों से मिलकर बने होंगे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे कि H2O, SO2, NaCl, ETC। ये बात हो गई है प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर मैटर दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, एलिमेंट और कंपाउंड्स, इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। अब हम बात करेंगे मिक्सचर की। क्या है मिक्सचर? तो मिक्सचर को भी दो तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस। हिंदी में समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो होमोजेनस मिक्सचर ऐसे मिश्रण होते हैं जिनमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है। अब हम बात करें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। जब भी कोई मिश्रण बनेगा या जब भी कोई एक विलयन बनेगा तो दो प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन या मिक्सचर। जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं उसे बोलते हैं सॉल्वेंट, और जिसे डिसॉल्व करते हैं वो जिसमें डिसॉल्व करते हैं उसे बोलते हैं सॉल्वेंट, और जिसे डिसॉल्व करेंगे वो होता है सॉल्यूट। जैसे हमने लिया वाटर, वाटर में आपने NaCl को डिसॉल्व किया तो एक मिक्सचर बनेगा या एक सॉल्यूशन बनेगा। उसमें
जिसे हमने डिसॉल्व किया है और जिसकी कम क्वांटिटी होगी उसे हम सॉल्यूट बोलेंगे, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी और जिसमें डिसॉल्व किया उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। अब यहाँ हम किस तरीके से समझ सकते हैं, जो हमारे पास वाटर है एक प्योर सब्सटेंस है, NaCl भी एक प्योर सब्सटेंस है, यानी यदि हम दोनों को मिक्स करते हैं, दोनों को मिक्स करने पर एक ऐसा सॉल्यूशन मिले जिसमें दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सके। जैसे NaCl को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वाटर का ही रूप ले लेगा, उसी की तरह दिखाई देने लगेगा, वहाँ पर आपको NaCl कहीं भी दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार के मिक्सचर होमोजेनस मिक्सचर कहलाते हैं। यदि आप वाटर में कोई एक ऐसे पार्टिकल डालो जो उसमें डिसॉल्व ना हो, जैसे आपने ऑयल डाल दिया, ऑयल उससे सेपरेट रहेगा, उसकी डेंसिटी अलग होती है, उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता, उसकी एक अलग से लेयर फॉर्म हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो हम लोग शुगर प्लस वाटर या NaCl प्लस वाटर, ये होमोजेनस मिक्सचर है, और हेटेरोजेनस में जैसे कि वाटर प्लस क्वार्ट्ज जैसे पत्थर, ये अगर मिक्स कर दें तो वो मिक्स नहीं होगा, उसमें डाल दें तो मिक्स नहीं होगा। जैसे हम बात करते हैं कोई भी कंकड़ वगैरह वाटर में डालोगे तो डिसॉल्व नहीं होगा, जिसे हम बोलते हैं हेटेरोजेनस मिश्रण। तो इस तरीके से आपको मैटर का क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा, और जो समझ में नहीं आया उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, तो उसके लिए हम कुछ और अलग से डाउट्स क्लियर करेंगे आप लोगों के। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी है, जो हमने अवस्थाएं पढ़ाई हैं आपको, इन अवस्थाओं में, इन स्टेट्स में एक क्वेश्चन मिलता है आपको, आपने देखा होगा आग, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फायर, ये किस अवस्था में आएगी? सॉलिड है, लिक्विड है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, प्लाज्मा है, या फर्मेनियन कंडेंसेट है, किस अवस्था में आएगी?